सुबह देर से नींद खुलती है तो जूनवू को घर सुनसान मिलता है। किचन काउंटर पर परिवार की एक चिट्ठी रखी है। उन्हें अचानक बाहर जाना पड़ा, लेकिन वे उसके लिए कुछ पैसे छोड़ गए हैं कि वह सामान ले आए। जूनवू बाहर जाने के बजाय अपने गेमिंग सेटअप पर बैठ जाता है। स्ट्रीम चालू, हेडसेट पहनकर वो दोस्तों के साथ ऑनलाइन खेलना शुरू करता है। तभी टीम का एक प्लेयर घबराई आवाज में बोलता है, न्यूज देख, कुछ बड़ा चल रहा है। जूनवू टीवी ऑन करता है। सामान्य कार्यक्रम कट जाता है, इमरजेंसी टोन बजती है और स्क्रीन पर न्यूज एंकर विनाश की घोषणा करता है। ऐसे में उसके मोबाइल पर भी आपात संदेश आ जाता है। वो खिड़की से बाहर नजर डालता है और जो दिखता है वह डराने वाला है। पूरी सड़क पर पागलपन हावी, लोगों को दौड़ाते गिराते ज़ॉम्बी जैसे बदले हुए इंसान उन्हें पकड़ कर काट रहे हैं। गाड़ियां आपस में भिड़ रही हैं, छोटे धमाके होते हैं। एक छोटी लड़की माँ को पुकारती है। माँ मिलती है तो बच्ची उसे कसकर पकड़ लेती है और अगले ही पल उसे खाने लगती है। इमारत के कॉरिडोर से भी हिंसा और भगदड़ की आवाजें आने लगती हैं। जूनवू दरवाजा खोलकर झांकता है तो उसका पड़ोसी सांगचुल धक्के से अंदर घुस आता है। वह रोते हुए गिड़गिड़ाता है कि उसका भाई संक्रमित हो चुका है और उसका अपना अपार्टमेंट सुरक्षित नहीं रहा। जूनवू पहले उसे बाहर धकेलने की कोशिश करता है, पर सांगचुल जिद से दरवाजा रोके रहता है। आखिरकार जूनवू शर्त पर कहता है, बस बाथरूम यूज करो और तुरंत निकल जाना। उधर टीवी पर नई रिपोर्ट चल पड़ती है। एक तेजी से फैलते वायरस ने लोगों को आक्रामक बना दिया है। लक्षणों में पुतलियों का लाल होना, नसों का काला पड़ना और अंत में नरभक्षी व्यवहार। जूनवू किचन से एक धारदार चाकू उठा लेता है और बाथरूम से निकलते सांगचुल पर कड़ी निगाह रखता है। वह उसके हाथ पर बने घाव का निशान देखता है। सांगचुल कहता है, मैं ठीक हूँ, पर अचानक उसकी आंखें सुर्ख हो उठती हैं। शरीर झटके खाने लगता है, नसें उभर कर गहरी हो जाती हैं और वह गुर्राकर जूनवू पर टूट पड़ता है। जूनवू पूरी ताकत लगाकर उसे दरवाजे से बाहर धकेल देता है और मशक्कत से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देता है। पीप होल से झांक कर देखता है। एक विशालकाय ज़ॉम्बी सांगचुल को पटकता है और घसीट कर ले जाता है। थोड़ी ही देर में खून की पतली धार दरवाजे के नीचे से अंदर रिसने लगती है। वह घबराकर फ्रिज को घसीट कर दरवाजे के सामने अड़ा देता है। अपने परिवार से संपर्क की कोशिश करता है, मगर कॉल ऑपरेट नहीं होती। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है, वे अभी नहीं आ सकते। उसे अंदर रहकर जिंदा रहने का निर्देश देती है। टीवी पर सलाह दी जाती है कि लोगों के पास लगभग 60 दिन का राशन होना चाहिए। जूनवू को पछतावा होता है कि वो किराने पर नहीं गया। वह सीमित खाना अलग रखता है और एक पीले नोट पर लिखता है, तुम्हें जिंदा रहना ही है, और उसे परिवार की फोटो पर चिपका देता है। अगली सुबह एक प्रोफेसर टीवी पर बताता है कि यह म्यूटेटेड संक्रमण दिमाग के दाहिने हिस्से को प्रभावित करके इंसान को नियंत्रित कर लेता है। कॉल अब भी नहीं लगती। सोशल मीडिया पर लोग अपने परिजनों के पते या अलाइव टैग के साथ पोस्ट कर रहे हैं। मदद पाने की उम्मीद में जूनवू खुद की तस्वीर अपने पते वाले कागज के साथ डालता है और लिखता है, आई मस्ट सर्वाइव। उसका संदेश। वह एक वीडियो भी देखता है। एक आदमी किसी ऊंची बिल्डिंग की खिड़की से आधा बाहर लटका है। सेल्फी स्टिक से सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक फिसलता है और कैमरा फ्रीज। टीवी पर नई रिपोर्ट, संक्रमित होने के बाद कुछ मिनट तक कोई लक्षण नहीं, फिर तड़प कर रूपांतरण। जूनवू अपना ड्रोन उड़ाकर आसपास के अपार्टमेंट झांकता है। लगभग हर फ्लैट में संक्रमित घूम रहे हैं। गलती से ड्रोन से पिता को कॉल लग जाती है। बैटरी खत्म होने लगती है और उसे ड्रोन वापस बुलाना पड़ता है। ध्यान भटकाने को वह फिर गेम खेलने लगता है, लेकिन इंटरनेट भी बंद हो जाता है। शाम को किसी कार का अलार्म बजने से नींद खुलती है। वह नीचे देखता है। एक महिला पुलिस अधिकारी अपने संक्रमित सहकर्मियों पर गोली चला रही है। उसकी मैगजीन खाली हो जाती है। रीलोड करने से पहले ही झुंड उस पर टूट पड़ता है। उसे काटते हुए दूसरी गली की ओर घसीट ले जाता है, जहां और ज़ॉम्बी इंतजार कर रहे हैं। जूनवू चिल्लाकर ध्यान खींचने की कोशिश करता है। वे सिर्फ पल भर रुकते हैं, फिर उसे निगलने लगते हैं। अचानक वही विशाल ज़ॉम्बी उसके दरवाजे पर धमकियां देने लगता है। कई चोटों के बाद वह फ्रिज को सरकाकर दरवाजा धक्का देकर खोल लेता है। जूनवू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ताकत कम पड़ती है। वो बालकनी की ओर भागता है और रेलिंग से लटक कर नीचे झूल जाता है। ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और सीधा नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता है। लटकते हुए वह नीचे भीड़ को देखता है। पुलिस वाली भी अब संक्रमित हो चुकी है। अंदर लौटकर वह दरवाजे को और मजबूत करता है, पर देखता है कि इस हमले में उसका काफी राशन बर्बाद हो गया। रात में वह कैमरे पर एक डर भरा लॉग रिकॉर्ड करता है। अपनी हालत, अपना भय, दिन 7। हिम्मत टूटती है। वह पिता की शराब की बोतलें खोल लेता है। खिड़कियों पर रंगीन कागज चिपका देता है ताकि अंदर की हलचल बाहर से न दिखे। न्यूज बताता है कि संक्रमण सिर्फ खून काटने से फैल रहा है। दूरी और सावधानी से बचा जा सकता है। संक्रमितों में ताकत और इंद्रियों की पैनिक क्षमता बढ़ जाती है। कुछ दरवाजे खोल लेते हैं और पुराने रोजमर्रा के काम भी दोहराते हैं। एक विज्ञापन देखकर वह लालच में इंस्टेंट नूडल खा लेता है। तभी नजर पड़ती है उस पोस्टिट पर, ये आखिरी भोजन था। गुस्से में पानी की बोतल उलट देता है। टपकती आखिरी बूंदों को मेज से चाटना पड़ता है। दिन 10। वह एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है। टीवी की बस इंतजार करो वाली बातों पर निराशा व्यक्त करता है। बाहर अब भी ज़ॉम्बी हैं। उसे याद आता है एक इमरजेंसी रेडियो ऐप है जो हेडफोन जैक को एंटीना की तरह ले सकता है, पर उसके पास सिर्फ वायरलेस ईयरबड्स। दिन 15। वह अकेलेपन से निपटने को पागलों सा नाचता है। तभी उसे भ्रम होता है, परिवार अचानक लौट आया है। खुशी टूटते ही एहसास, ये मतिभ्रम है। वह जमीन पर बैठकर बिखर जाता है। तभी एक वॉइस मैसेज, माँ की आवाज, घर के अंदर रहो, बाकी हिस्सा कर्कश शोर में गुम। वह दूसरे आदमी की तरह बालकनी पर सेल्फी स्टिक लेकर खड़ा होता है। सिग्नल पकड़कर संदेश सुनने की कोशिश करता है, जबकि नीचे ज़ॉम्बी इंतजार करते हैं कि वह गिरे। मैसेज वहीं कटता है जहां शायद परिवार पर हमला होता है, संकेत कि वे मारे जा चुके हों। इस सदमे में वह लिविंग रूम की चीजें तोड़ने लगता है। फिर भी गुस्सा शांत नहीं होता। वह अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। एक ज़ॉम्बी को गोल्फ क्लब से तब तक मारता है जब तक वह हिलना बंद न करे, और चिल्लाता है, और आओ। कोने से झांकता है। सांगचुल अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। एक के मुकाबले वह नहीं डरता, पर उसकी चीखें झुंड को आकर्षित कर चुकी हैं। वह लिफ्ट एरिया की तरफ भागता है।
दरवाजा सरकाता है, अंदर से और जॉम्बी बाहर आते हैं। वह उल्टा दौड़कर किसी कोने में छुप जाता है। भीड़ चली जाती है तो चुपके से लौटने लगता है। रास्ते में एक नया संक्रमित पास से गुजरता है, पर वह अंधा है। जून वू सांस रोके इंतजार करता है, फिर तेजी से अपने फ्लैट में घुसकर दरवाजा बंद करता है। आवाज सुनकर बाहर जॉम्बी जमा हो जाते हैं। दिन 20। वह खिड़की पर भागकर धमाकों की आवाज सुनता है। शहर पर बमबारी हो रही है। उसे लगता है सब खत्म। वह एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करता है। हेलो, गुड बाय। स्टूल पर चढ़कर फंदा तैयार कर लेता है। तभी खिड़की से एक लाल बिंदीदार लाइट लेजर अंदर आती है और उसके बनाए नो वाले शब्द पर टिक जाती है। वह घबराकर रस्सी छुड़ाता है और समझता है कोई सामने वाली बिल्डिंग से उसे देख रहा है। लेजर धीरे धीरे अक्षरों पर रेंग कर संदेश बनाता है, डोंट बी अ मोरन। जून वो बाहर देखता है। दूर एक लड़की युबिन दूरबीन से उसे देख रही है। वे हाथ के इशारों से शाम 7 बजे दोबारा संपर्क करने पर सहमत होते हैं। युबिन का फ्लैट व्यवस्थित है, ट्रैप सेट, पौधे को पानी बांटना, बचत मोड़। अगली सुबह जून वो देर से उठता है, पर युबिन फिर भी हाथ हिलाकर अभिवादन करती है। दोनों इशारों और फोन स्क्रीन पर शब्द लिखकर अपने नाम बताते हैं। आवाज आते ही वह इशारों से कहती है 7 बजे। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे के पास सेट किए जाल में फंसे जॉम्बी को देखती है। हिम्मत जुटाकर उसे खत्म करती है। रात को बारिश। दोनों बर्तन बाहर रखकर पानी इकट्ठा करते हैं। युबिन अपना पौधा भी भीगने देती है। वह नोटिस करती है 8वीं मंजिल खाली पड़ी है। सुबह जून वो भूख से कमजोर उठता है। युबिन उसे देख समझ जाती है। वह रस्सी उसकी बालकनी तक फेंकने की कोशिश करती है। गेंद नीचे गिर जाती है। जून वो ड्रोन से रस्सी पहुंचाता है। दोनों सिरों पर बांधने के बाद युबिन एक छोटा बैग, भोजन और नोट भेजती है, धीरे खाओ। अचानक नीचे एक फायर फाइटर जॉम्बी उस गिरी गेंद को पकड़ लेता है और रस्सी खींचने लगता है। दूसरी ओर मेज घिसटती हुई युबिन को टकराकर बेहोश कर देती है। अब मेज रेलिंग पर फंस गई। जॉम्बी ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जून वो खाली बोतलें फेंकता है, लगती नहीं। वह फिर ड्रोन उड़ाकर जॉम्बी के चेहरे पर मंडराता है। हल्की खरोंच लगती है। जॉम्बी वार करता है। जून वो सावधानी से हर झटके को बचाता है। दरवाजे पर बाहर जॉम्बी धड़का रहे हैं। वह क्षणिक रूप से विचलित होता है। ड्रोन गिरता है पर वह नियंत्रण वापस पा लेता है। आखिरकार जॉम्बी ड्रोन पकड़कर तोड़ देता है। तभी युबिन होश में आकर उसकी कलाई काट देती है। वह नीचे धड़ाम से गिरता है। युबिन अपने चोटिल हाथ पैर को देखती है। जून वो फोन की स्क्रीन चमकाकर संदेश दिखाता है, मजबूत रहो। कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि राशन फिर घट रहा है। वह परिवार के लिए जिंदा रहने की कसम दोहराता है। रात गहरी होने पर वह अपना सिर और पैर कपड़ों से ढककर चुपचाप बाहर निकलता है। कॉरिडोर में लाशें पड़ी हैं, सांगचुल का शव भी। वह उसकी चाबियां उठा लेता है। पास ही एक संक्रमित हल्की आवाजों पर कान लगाए खड़ा है, इसलिए वह धीमे कदम रखता है। वह सांगचुल के फ्लैट में घुसता है। फ्रिज से खाना, एक जैकेट, हेडफोन, वॉकी टॉकी उठा लेता है। बिस्तर पर कुछ अजीब लगता है। चादर हटाता है तो एक मृत महिला पड़ी मिलती है। तभी सांगचुल का संक्रमित भाई अचानक उस पर झपटता है, उसे जमीन पर पटक देता है। जून वो उस मृत महिला के शरीर को ढाल की तरह बीच में सरका देता है। लुढ़क कर किनारे निकलता है और भागने की कोशिश करता है। पीछे से जॉम्बी उसका पीछा करने को बढ़ता है। जून वो उस जॉम्बी से बचते हुए एक लोहे की छड़ उसकी ओर फेंकता है ताकि उसकी रफ्तार कम हो जाए। फिर दरवाजा लॉक कर अपने फ्लैट में वापस लौट आता है। थोड़ा सा स्नैक खाने के बाद वह अपने हेडफोन की वायर काट कर उनका जैक निकालता है ताकि रेडियो ऐप के लिए एंटीना बना सके। लेकिन अफसोस, ऐप कोई सिग्नल पकड़ ही नहीं पा रहा। तब वह युबिन को वॉकी टॉकी और कुछ बचा खुचा खाना बैग में डालकर वापस भेजता है। दोनों आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। बातों में युबिन यह भी बताती है कि उसने भी कई बार हार मानने का सोचा था। लंच टाइम में दोनों अपने अपने फ्लैट में नूडल्स बनाते हैं, जैसे वे एक दूसरे की कंपनी में खा रहे हों। दोपहर इसी तरह बातचीत में गुजरती है। युबिन बताती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है क्योंकि बचपन में वह चढ़ाई करते हुए गिर गई थी। तभी एक आवाज आती है। दोनों को लगता है कि शायद बारिश शुरू हो गई, लेकिन खिड़की से बाहर झांकते हैं तो देखते हैं कि सारे जॉम्बी पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक सामूहिक उन्माद। वे अपने अपने फ्लोर पर चुपचाप छुप जाते हैं, लेकिन युबिन का हाथ गलती से एक शेल्फ से टकरा जाता है। आवाज सुनकर जॉम्बी उसके दरवाजे की ओर आने लगते हैं। डरी हुई युबिन को लगता है अब अंत आ गया। तभी जूनवू को याद आता है कि फ्लैट्स की कॉलिंग लाइन आपस में कनेक्ट है। वह उसके पड़ोसी के फोन पर कॉल करता है। रिंगटोन सुनकर जॉम्बी उसका दरवाजा छोड़ देते हैं। अब यह जगह रहना और भी खतरनाक हो चुका है। युबिन जूनवू को 8वीं मंजिल वाले खाली अपार्टमेंट के बारे में बताती है और वहीं मिलने की योजना बनाते हैं। जूनवू प्लान बनाना चाहता है, मगर युबिन सीधे कार्रवाई में उतरती है। वह रस्सी और मेज का इस्तेमाल कर खिड़की से कूद जाती है। जॉम्बी तुरंत उसका पीछा करते हैं, लेकिन युबिन बेहद फुर्तीली है। कभी तेजी से दौड़कर तो कभी कुल्हाड़ी से प्रहार करके रास्ता साफ करती है। वह कार के दरवाजों को भी हथियार बना लेती है। जब वह दूसरी बिल्डिंग के करीब पहुंचती है तो उसे वही पुलिस वाली की बंदूक मिल जाती है। एक जॉम्बी उस पर झपटता है। तभी जूनवू गोल्फ क्लब लेकर नीचे आता है। अब यह जोड़ी एक साथ लड़ती है। दोनों मिलकर जॉम्बियों को काटते छांटते कारों को कवर बनाकर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। शीशा टूटने से पहले दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं और लिफ्ट की ओर भागते हैं। फ्लोर 8 पर खतरनाक टर्न लिफ्ट से निकलते ही शांति नहीं मिलती। कॉरिडोर में भी जॉम्बी घात लगाए बैठे हैं। युबिन खुला दरवाजा ढूंढने भागती है, जबकि जूनवू रास्ता रोकने के लिए सामान फेंककर जॉम्बियों को रोकता है। तभी एक दरवाजा खुलता है और एक मास्क पहना आदमी उन्हें अंदर बुला लेता है। वह युबिन को धक्का देकर अंदर कर देता है और बाहर गैस बम फेंककर जूनवू को भी बचा लेता है। अंदर आते ही युबिन को शक होता है, ये फ्लैट तो खाली होना चाहिए था, लेकिन वह आदमी काफी दोस्ताना लगता है। वह उन्हें पानी और खाना देता है, फिर चौंकाने वाली खबर सुनाता है। रेडियो सिग्नल के जरिए पता चला है कि रेस्क्यू टीम जल्द ही आ रही है। जूनवू और युबिन की खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन तभी जूनवू बेहोश हो जाता है। असल में उस आदमी ने पानी में नींद की दवा
दवा मिला दी थी। यूबिन ने बस एक घूंट लिया था, इसलिए बस हल्की चक्कराहट है। वह उसकी कलाई बांधकर एक कमरे में खींच ले जाता है जहाँ उसकी संक्रमित पत्नी बंद है। दीवारों पर खून के धब्बे हैं। लगता है उसने अपने बच्चे को खा लिया। वह आदमी बाहर से रस्सी खींचकर पत्नी को छोड़ देता है और कहता है, मुझे बस उसे खिलाना है ताकि वह जिंदा रह सके जैसे मैं। तभी जूनवू होश में आता है। वह बंदूक तान कर कहता है, रुक जाओ, ये मत करो। लेकिन वह आदमी नहीं मानता और चाकू ढूंढने लगता है। इस बीच यूबिन जॉम्बी के चंगुल में संघर्ष करती है। उसकी ताकत से जूनवू की पकड़ ढीली हो जाती है। जूनवू दरवाजा खोलने दौड़ता है, ताले में अटक जाता है। आखिरकार यूबिन बच्चे की चादर पत्नी के चेहरे पर कस देती है। अचानक सन्नाटा। दरवाजा खुलते ही यूबिन उस पत्नी को उसी आदमी पर धक्का दे देती है। पत्नी उसके गले में काटती है। वह आदमी उसे गले लगाकर आखिरी बार कहता है, आई लव यू। यूबिन एक ही झटके में गोली मारकर दोनों को खत्म कर देती है। गोली की आवाज से बाहर का पूरा झुंड जाग उठता है। वे बिल्डिंग की ओर दौड़ने लगते हैं। फाइनल एस्केप। यूबिन जूनवू को बंदूक देकर कहती है, इसे खत्म करो, इंसान रहकर मरना बेहतर है। पहले जूनवू इनकार करता है, लेकिन उसकी बात सुनकर सहमत हो जाता है। तभी अचानक हेलीकॉप्टरों की आवाज आती है। दोनों बचने की ठानते हैं। वे गैस बम फेंकते हैं। कुछ जॉम्बियों को हटाकर सीढ़ियों की ओर भागते हैं। पीछे से झुंड आता है, यूबिन को पकड़ लेता है। वह कुल्हाड़ी से बचाव करती है। जूनवू पास की साइकिल घसीटकर रास्ता रोकता है। यूबिन किसी तरह बाहर निकलती है। जूनवू उसे छत की ओर जाने को कहता है और खुद पीछे रुककर झुंड को रोकता है। छत पर पहुंचकर दोनों हेलीकॉप्टर नहीं देखते। जूनवू चिल्लाता है, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। अचानक दरवाजा टूटता है। झुंड अंदर घुस आता है। जूनवू गोलियां चलाता है, लेकिन जल्दी ही मैगजीन खाली। तभी एक आर्मी हेलीकॉप्टर आता है। सैनिक गोलियों की बारिश करके जॉम्बियों को रोकते हैं। जूनवू और यूबिन को ऊपर खींचकर बचा लेते हैं। हेलीकॉप्टर शहर से दूर उड़ता है। जूनवू का मोबाइल नेटवर्क पकड़ता है। उसके परिवार के मैसेज आते हैं कि वे सुरक्षित हैं। वह खिड़की से तबाह शहर को देखता है और सोचता है, कभी उसने लिखा था आई मस्ट सर्वाइव, अब वह शब्द बदल चुका है अलाइव।